अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं किरण आफ्ताब। अब हम आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म कैसे कॉल्स रिसीव कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम कॉलर्स की तरफ जाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में चौथा कोरोना का वेव आया हुआ है और ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो हिंदुस्तान से आया है, ये बाकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसलिए मैं ज़रा शुरू में 2-3 आपसे बातें कर दूं। देखिए, अल्लाह ने अभी तक हमारे पे बहुत करम किया। हमने फ़ैसले सही किए, मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन टाइम पे फ़ैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। और हमारी मिसाल दी जाती है दुनिया में। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये 2 रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में से, और वो जो 2 ऊपर के मुल्क हैं, न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं। उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी, जिसने हमें एडवाइज़ किया, मुसलसल साइंटिफिक फ़ैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ तावन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें, सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में। और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए, मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में? अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा? सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें। वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे, बाहर से मजदूर काम करने आए देहातों से। उन्होंने इसका कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा, जो हमारी तरह के लोग हैं,
जिनको एकदम खौफ हो गया जब देख रहे हैं कि तेज़ी से फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हम जानने वाले लोग, तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ माइश, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी कि इलाके जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है उनको, मसलन शादी, जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेज़ी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेज़ी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। स्कूलों में जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। अभी तक पाकिस्तान ने 4 करोड़ 3 करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं, और जिनके नहीं लगे, और ख़ास तौर पे जब आप समझते हैं कि उधर आपके काम हैं, जिधर ज़्यादा लोग हैं, आपको फौरी तौर पे टीके लगवाने चाहिए। हम अब पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई कमी ना हो हमारी वैक्सीनेशन पे, लेकिन इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीका लगाना। उसके अलावा हिकमत इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, लेकिन किसी सूरत हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है, और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। जी, प्रोग्राम के पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, कमर जहाँ। जी, क्या बात करेंगे आप वज़ीर आज़म साहब से? जी, मैं बात करना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से, मेरे शोहर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और वो अब वालिद की बीमारी से मुकम्मल बेड पर हैं। मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी शादियां करनी है, बेटा भी नहीं है। मैं किराए के मकान में एक मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही हूँ। अखराजात और शोहर की बीमारी पर आने वाले अखराजात की वजह से मैं मकरूज भी हो चुकी हूँ। तो आज से 10 साल पहले हमने 60 लाख रुपए मुजारबा कारोबार में लगाया था। वो बंदा पैसे लेके भाग गया, फिर नैब ने इसको पकड़ लिया। 10 साल हो गए हैं, केस नैब में ही है। नैब ने रिकवरी के लिए हमें कहा था कि रिकवरी हो रही है, लेकिन हमें तो कोई ऐसी इतला भी नहीं मिली और ना ही हमें कोई पैसा मिला है। तो इस तरह करते हैं कि अगर आप इनको कांटेक्ट करके इनसे पूछ लेंगे, तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि आपका इसको जो केस है इसको हम तेज़ी से सॉल्व करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ 92249000, ये नंबर पे भी आ रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। 10 लाइन्स हैं इस नंबर पर, और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से और क्या बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब से? मैं सईद बहादुर अली सालिक तमगा इम्तियाज बोल रहा हूँ। जीबी के इलाका गुलशन कबीर सियाचन के दामन से बोल रहा हूँ। जी। मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि अपने मुल्क के पहले अब तक के ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी शफाफ पेलोस मुखलिस और दिले वज़ीर आज़म से बात करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी फराखदिली के साथ 270 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दिया जीबी को, जिसमें हमारे वज़ीर आला का भी हाथ है, उनकी कोशिशें हैं। मैं बल्चिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्चिस्तान के हवाले से 3 अहम मसाइल की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इन पर खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। पहला मसला ये है कि गिलगित बल्चिस्तान बहुत पसमानदा और उफ्तादा इलाका है, और भुट्टो मरहूम की हुकूमत में सब्सिडी गंदम पर दी गई थी। उस वक़्त की आबादी और आपकी आबादी में बड़ा फ़र्क है, आज दुगने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें खातिर ख्वाह इजाफे की ज़रूरत है। दूसरा मसला ये है कि वज़ीर आज़म
जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इन इलाकों में सयाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहली मरतबा मुल्क के तमाम शहरों से परवाजें आ रही है, बैरूनी परवाजें भी शुरू होने वाली है और बाई रोड भी लोग सयाह बहुत से इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम है, पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। छोटी सी इंतज़ामिया इन पर काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कॉलर्स से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी मैं काशिफ जवेद बात कर रहा हूँ गुजरनावाला से। जी जी क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम उधर से मेरा ताल्लुक है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि करता दराज से हमें नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अक़लियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक़ है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूँ कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूँगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाज़ा है वज़ीर आज़म साहब ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहाँ पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न्स को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हों जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं
کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی، جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے، آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، 05192249000 یہ نمبر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے، کیونکہ پورے پاکستان سے طول عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں، یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اگلے کالر جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہے ہیں دبئی سے۔ جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد جہانگیر غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر، میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں۔ جی جی ہلو جی جی آ رہی ہے آواز؟ میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں سر۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے کہ میں ریٹائر فوجی ہوں۔ جی جی ہلو جی جی آپ میں ریٹائر آرمی ریٹائر ہوں، تو میں ادھر دبئی میں آ کے تھوڑا جاب لیا اور میری پینشن بند ہو گئی ہے۔ پہلے 30 مہینے بند کی رہی ہے اور میں چھٹی کیا، جانے کے بعد وہ بحال کی انہوں نے، میرے کافی سارے پیسے لگے اس کے اوپر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے NOC مانگ رہے ہیں، تو NOC ہمارے پاس تو نہیں، ہم سفارتخانے سے کاغذات کے بھیجتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا آپ جب آپ کو کوئی کال کرے گا آپ اپنی پوری تفصیل دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پینشن بحال کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ اگلے کالر جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودار حمید اللہ بول رہا ہوں کوہاٹ سے۔ جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں، میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے، تو 71 وار میں بھی حصہ لیا ہے۔ جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں، مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے۔ تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں۔ 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں۔ تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے۔ جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے، تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی۔ جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 05192249000 اس نمبر پہ، ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں، جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے، اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، وہ ہے سٹیزن پورٹل کا۔ سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے، وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 05190000111 900011 یہ نمبر ہے۔ جی اگلے کالر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا۔ جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی مہربانی، شکریہ۔ خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں، ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں۔ میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں، سارا کچھ حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی، ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا، اس میں امداد دی گئی تھی، مجھے شامل نہیں کیا گیا، جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ۔
मैंने सेक्रेटरी लाहौर तक अपने जोर लगाए हैं, दरखास्तें दी हैं, फोन भी किया है, किसी ने नहीं सुनी। हम काश्तकार हैं, हम एक मान बेचने जाते हैं तो हमसे 1 किलो इजाफी लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती। काश्तकारों को जब कहते 600 रुपया 1 लाख के पीछे इनकी ऑनलाइन पेमेंट आती है, टैक्स भी ले लेते हैं। इसका आपको अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और ये भी पता चलवाएंगे कि जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखें, एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं। देहात के अंदर ख़वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया है कि कितने घराने हैं इस मुल्क में जिनकी कितनी आमदनी है, फिर उससे ऊपर कितने घराने हैं, फिर उससे ऊपर। अब हमारे पास डेटा ऐसा आ गया है कि हमें अब डायरेक्ट लोगों को यानी हमें पता चल जाएगा, मसलन अगर आटे की कीमत ऊपर जाती है तो कौन से घराने होंगे जो ज़्यादा मुतासर होंगे, जिनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा चला जाता है खाना पीना की चीज़ों के ऊपर, तो उनको फिर हमने डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे। और ये दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा कि हम 40% जो निचला तबका है हमारा, उसको डायरेक्ट हम उनको सब्सिडाइज करेंगे। यानी खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई से बचाने के लिए उनके पास डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह दिसंबर में शुरू हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग में मुल्क का नाम रोशन किया और सिर्फ चंद किलोग्राम से तगमे से वो महरूम रहे। वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ के मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना बुरा हाल है। आप हमेशा से बात करते रहे हैं टैलेंट की, लेकिन यहां पर स्पोर्ट्स का जवाल क्यों? देखिए, मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा। मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि, और ख़ास तौर पर माइशत का जो हालात थे और जो फिर उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ थी, महंगाई थी, तो उस सारी चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो चली गई कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। देखिए, मैंने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देखा। हम जब छोटे थे, जैसे हॉकी में पाकिस्तान किधर था, फिर क्रिकेट में तो हमारे दौर में देखते देखते पाकिस्तान नीचे से आके वर्ल्ड कप जीत गया और दुनिया की टॉप टीम बन गई। और स्क्वॉश के अंदर हमारे पास 2 जायंट्स थे, जानशेर और जहांगीर खान, जिन्होंने 10-10 साल दुनिया की स्क्वॉश को डोमिनेट किया। तो हमने वो दौर देखा हुआ है और फिर डिक्लाइन देखी इसकी। और बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है। एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमज़ोर करना पड़ता है। मसलन अगर आपके इदारे ठीक हो, मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? मैं FBR को अपना आदमी बिठाऊंगा। मैं अगर नेशनलाइज बैंक्स को लूटना है तो उधर अपने प्रेसिडेंट्स बिठाऊंगा, उनके ज़रिए लोन्स लूँगा, माफ़ करवाऊँगा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे, नैब, अब नैब कब से फंक्शन कर रही है? पहली दफ़ा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा। पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है, वही 20 साल से कानून है। वो तब तो 10 सालों में जब ये थे तो उसको नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी बिठा के तो नैब को बिल्कुल अपने फ़ायदे के लिए किया हुआ था। बेशर्मी से और बेदर्दी से मुल्क को लूटा, क्योंकि पता था नैब में अपना आदमी बिठाया हुआ है। अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। इसी तरह जिस तरह नैब का इदारा तबाह किया, उसी तरह सारे इदारे तबाह हुए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, ये समझने की बात है कि हमारा दुनिया से मुकाबला हो रहा था।
ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10-10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے، کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں، جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان دو کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے۔ جیسے ہی وہ دو گئے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا۔ ہاکی کا بھی وہی تھا، ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی، ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا، ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے، لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی، ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی۔ آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولمپکس کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹس کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس پہ پروفیشنلز لے کے آنے ہیں، اور وہ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس آخری 2 سالوں میں اب پورا زور لگانے لگا ہوں سپورٹس کے اوپر بھی، سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگا ہوں۔ کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں لیکن اتنا میں نے اب اس پہ بھی زور نہیں دیا، کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگا ہوں۔ لیکن آخر میں بات یہ، ایک نیوزی لینڈ ہے، میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں، 40 یا 50 لاکھ آبادی ہے، انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا، ایک ٹیسٹ کرکٹ کا، 40 یا 50 لاکھ کی آبادی نے ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی اور انہوں نے ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا سسٹم بہت بہتر ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر زیادہ کرکٹ گراؤنڈز ہیں سارے پاکستان سے، تو ہماری اگر 22 کروڑ آبادی بھی ہے، وہ آبادی نے کہیں کھیلنا تو ہے۔ تو اب پہلے تو میں کرکٹ گراؤنڈز سب کو کہا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل تک اب گراؤنڈز بنائیں، پہلے ہم نے تحصیل لیول پہ کہا تھا، اب نیچے تک گراؤنڈز، تاکہ ہمارے بچوں کو گراؤنڈیں تو ملے کھیلنے کے لیے، تب ہم مقابلہ کریں۔ اگر ٹیلنٹ کا کیا فائدہ اگر ٹیلنٹ کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہے؟ پہلے اب ہم آہستہ آہستہ سارا سسٹم ٹھیک کریں گے۔ دیکھیں سسٹم تباہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب میں پورا اپنی سپورٹس کے اوپر توجہ دوں گا۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، 051-922-4900 یہ نمبر ہے جس پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے گا اور جو بھی آپ کا سوال ہو وہ فوراً کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں دیبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی نور مقدم کیس کی آگاہی ہے آپ کو، آپ کی گورنمنٹ اس کو فالو بھی کر رہی ہے، کافی حد تک ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ ایسے اقدامات یقینی بنائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں چوری ڈکیتی عام ہو چکی ہے، اگر کیپٹل کی یہ سچویشن ہے تو باقی شہروں کے کیا حالات ہوں گے، آپ رائے دیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں کیا نور مقدم کیس کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں یہ جو نور کا کیس ہے یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں، اس کی ایک ایک چیز کا مجھے پتہ ہے، ساری میں نے تفصیل لی ہوئی ہے، ہوا کیا، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے، اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، تو میں نے اس کی ایک ایک تفصیل لی ہے۔ اس میں یہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں، اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوق ملا ہے،
کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو، ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایسا صدمہ سب کو ملا ہے، یہ اس کا بڑا امپیکٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسڈر کی بیٹی سے کچھ ہوا، وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے۔ اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز، اور میں پولیس کو داد دوں گا، انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی، یعنی جو 3 ٹیکسیز چینج کی، اس کی پورے انہوں نے اسمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا، کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا، ان کو انٹرویو کیا، تو ایک ایک چیز فالو کی ہے۔ تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے، ایک ایک چیز اس کی، یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ بہت ٹریجڈی ہے۔ میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طاقتور سے بھی طاقتور ہو، اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کی۔ جی ہمارے ساتھ اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ بات کر رہا ہوں جی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم خان صاحب۔ خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح انوائرمنٹل ایشو پہ کام کیا ہے اور گرین ٹریز پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے لیے نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو ہوگا، تو آپ فرسٹ لیڈر ہیں جو کہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں نا، تو تھینک یو ویری مچ فار اس کے لیے نا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس طرح میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں اور رالپنڈی کا ایریا ہے امر پورہ نا، تو یہاں پہ گھر گھر میں بیسیکلی فرنیچر کے کارخانے کھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گاڑیوں کے ویئر ہاؤسز وغیرہ کھل رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے ایریا میں نا ریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایریا زیادہ بن رہے ہیں اور اس سے ریزیڈنٹ کو پرابلم آ رہی ہے۔ دیکھیں میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی چیز کہ سارے جو پاکستان میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، میں آج سب آپ کو اب تاکید کرتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ نے کم از کم ایک درخت ضرور لگانا ہے یہ برسات کے اندر، اور صرف لگانا نہیں، پھر اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بدقسمتی سے ملک میں جس بے دردی سے ہم نے اپنے ملک میں اپنے جنگلات تباہ کیے ہیں، ہم نے درخت کاٹے ہیں، ہم نے کوئی سوچا نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ شاید ہی کوئی ملک اپنے اوپر، جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جس ملک کو اللہ نے، یعنی جو اس ملک کو نعمتیں دی ہیں، شاید میرے خیال میں کسی ملک کو ہوں کہ ہمارے پاس 12 موسم ہیں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں۔ ہم جو اوپر سے جب K2 سے جب ہم جاتے ہیں سمندر تک، تو ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں، اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے، ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے، ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے، ہم اپنے شہروں کا، تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی۔ لوگ آتے ہیں، 5 سال کا الیکشن ہوا ہے، اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں، میں کوئی میٹرو دکھا دوں، اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا لیں، آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا۔ اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم، کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کی شہر ملیں گے، کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا، شہروں میں پانی ملے گا، گندگی کدھر جائے گی؟ گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے، ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے۔ تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں، جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان۔ تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں، اس میں شرکت کریں پوری طرح۔ میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں۔ دوسری چیز، ہمارے شہروں کے اندر
मसला बहुत बड़ा है। हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के, जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज़ किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियाँ उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब यह है कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को। शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे, जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज़ दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा। और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा, जिस तरह कराची में, क्योंकि वहां पानी इतना नीचे चला गया। इसलिए पहले लेक बना रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर जाए, फिर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं शहर को, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं, फिर वहां पूरा जंगल उगा रहे हैं साथ, ताकि वहां पोल्यूशन कम हो, ताकि वो ऑब्जॉर्व करे पोल्यूशन। इसी तरह कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा फायदा सिंध का है, पैसे भी सिंध में, नौकरियां भी सिंध में, फायदा भी कराची का, जो बच जाएगा कराची भी फैलता जा रहा है। कोई वजह है जो उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन शहरों को अब हमें रोकना पड़ेगा, मास्टर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ग्रीन एरियाज वहां बचाने पड़ेंगे, वो भी गायब हो गए हैं। और फिर वेस्ट डिस्पोजल, यानी गंदगी किधर जाएगी, उसकी फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि अब लाहौर में 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, और वो ट्रीट करके पानी रावी में डालेंगे, रावी भी बेहतर हो जाएगा, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बच जाएगा। जी वज़ीर साहब, एक और सवाल आया सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं सियालकोट का बाई इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, अपोजिशन दावा करती है कि धांधली से आप जीते हैं। देखें, ये मैं फिर से, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी सारी क्रिकेट अपने अपने अंपायर होते थे, जो मुल्क में क्रिकेट खेलो उसका अपना अंपायर होता था। तो जो टीम हारती थी वो ज़्यादातर कहती थी धांधली हुई है, और हो भी सकती है, होती भी थी। कई दफ़ा जो हारता था उसको बहाना मिल जाता था, क्योंकि जब मुल्क से बाहर जाते थे कि अगर मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हो तो आप कहते थे जी हम जीतें कैसे, वहाँ तो अंपायर उनके अपने हैं। और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जीता था, क्योंकि हमारे अपने अपने अंपायर थे। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि मैं वाहिद वो कैप्टन हूँ जो टीम लेके गया हिंदुस्तान, और उनके अंपायरों के बावजूद हम जीत के आए। तो वो कभी उन दिनों में नामुमकिन होता था। तो इसलिए हमने फिर कैंपेन की न्यूट्रल अंपायर्स के लिए, और मैंने वो कैंपेन लीड की। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया 1986 में। और उसके अलावा हमने फिर टेक्नोलॉजी का कहा कि इस्तेमाल करें। तो अब उन दोनों की वजह से आज क्रिकेट में जो हारता है वो हार मान जाता है। हमारे ज़माने में हार वो कहते थे अंपायरों ने हरा दिया, अब यही हो गया पाकिस्तान में। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब ये इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करें ताकि सब मान जाएं हार जीत को। ये पहली गवर्नमेंट है हमारी, नहीं तो जो गवर्नमेंट में आता है वो कभी चेंज नहीं करता। वो क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हो तो आप समझते हैं अमला आपका नीचे लगा होता है,
सारा आप इलेक्शन कमिश्नर भी आप अगर गवर्नमेंट की मर्जी से आता है, इलेक्शन कमीशन भी वही होती है, तो वो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो वो चेंज नहीं करते। हमारी पहली गवर्नमेंट आई है जिसने हमने पूरी कोशिश करके मेहनत करके देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम ठीक हो सकता है, और हम एक नतीजे पे आए हैं कि एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हम लेके आए। उससे होगा जितने भी हमारे मसले सब खत्म हो जाते हैं। हमारे मसले शुरू होते हैं वोटिंग के बाद, और जब तक रिजल्ट आता है उसके बीच में सारे धांधली जो कि बैग्स खुल जाते हैं, वो डबल स्टैम्प कर देते हैं, वो फॉर्म 40 नहीं भरता, यानी सारी चीज़ें वहाँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएं तो जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है रिजल्ट आ जाता है। तो अब इतनी मेहनत से हमने काम किया है, 1 साल से हम लगे हुए हैं ऑपोजिशन को कहना कि ये हमारा सिस्टम है, हमारे साथ मिलकर रिफॉर्म्स करो। 1 साल से वो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम मानते नहीं है और ना खुद को तजवीज़ देते हैं ना हमारी मानते हैं। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स, इनकी सिटिंग गवर्नमेंट, यहां तो केयर टेकर गवर्नमेंट करती है, सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया, सारा अमला इनका, पुलिस इन्होंने वहां लगाई हुई सारी जगह, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी की। फिर हाँ, जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था। तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली तो जब तक इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं मिलती धांधली नहीं हो सकती। तो वो फिर सियालकोट का इलेक्शन हो गया, अब वो भी हार गए हैं और वो इनका गढ़ था। हाँ, ये फवाद चौधरी रिमाइंड कर रहे हैं कि धांधली के इल्जामात आज़ाद कश्मीर में किधर से लगाए गए? वजीर आजम ने बैठ के वजीर आजम हाउस से लगाए हैं। तो ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, अमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और इसके ऊपर हमने पूरा जोर लगा दिया है। हमने इसके ऊपर अपनी हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उन्होंने डेवलप भी कर दिया है। हम सारे मीडिया को दिखा रहे हैं, हम बल्कि चाहते हैं कि सारे जो मीडिया के इलेक्शंस हैं, जो बार्स की इलेक्शंस हैं, सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएं। और इंशाअल्लाह ये फिर यानी आप कौम सब समझ जाएगी कि एक ही तरीका है कि ये सारे मसले जो धांधली के हैं वो ख़त्म हों। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि धांधली हुई है, धांधली से हराया गया है, तो वो क्यों नहीं साबित कर सका धांधली? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी। उसके ऊपर वो साबित ही नहीं कर सका, क्योंकि जिधर भी वो गया उन्होंने सारे रिजल्ट दिखा दिए, और वही इसका हाल है पाकिस्तान में। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? नवीद अजीज बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट लसबेला से। जी, क्या सवाल है जी आपका? सर, हमारा सवाल ये कि हमारे यहाँ 1974 या उसके पहले की ये जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, सर, लोड शेडिंग तबाही है। और जो हमारे अब चूंकि से आप अगर बाई रोड आएंगे देखेंगे जो खंबे के लगे हुए ना सीमेंट के 73 या 74 के, वो इस वक्त तेज हवाएं चलती हैं, गिर जाते हैं, उन्हीं को रिपेयर कर देते हैं या कोई इस तरह कर देते हैं, मतलब कोई हाल नहीं है। तो मैं चाह रहा था, ये मेरा सवाल क्या बस एक तरह से रिक्वेस्ट हमारी सर, तो इस किया जाए सर। देखिए जी, मैं पहले बिजली का इन गर्मियों में बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा। लोड शेडिंग भी ज़्यादा थी, गर्मी शदीद थी, और बलूचिस्तान में एक और मसला आ गया, क्योंकि जो गवादर तक हम ईरान से बिजली लेते हैं, ईरान में इतनी गर्मी पड़ी कि ईरान की खुद बिजली की इतनी कंजम्पशन होगी कि ईरान भी हमें बिजली नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ उधर शॉर्टेज होगी ईरान के अंदर। तो हमारा मसला ज़रा आपने समझना है, हमने बिजली तो ज़्यादा बना दी पाकिस्तान में, लेकिन जो बिजली को पहुँचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो पुरानी हैं साहब। अब मसलन पेशावर है, जो ख़ास तौर पर पेशावर वैली के अंदर, वहाँ जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हैं कि जब बिजली का प्रेशर बढ़ा तो जब हमने बिजली पहुँचाने की भी कोशिश की वो पहुँचती नहीं थी, क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइंस कैरी नहीं कर सकती थी। तो अब अगला है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने, नहीं लाने के लिए, ताकि वो बोझ बर्दाश्त कर सके। दूसरा हमें मसला क्या आया
कि ये जो फिनोमेना है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारी उससे जो मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक क्या हुआ कि जो बर्फ़ों ने पिघलना था जुलाई के शुरू में वो पिघली नहीं। तो जब बर्फ़ें नहीं पिघली तो जो हमारी डैम्स में पानी आना था वो 35% कम पानी आया, और ये ईरान में भी यही हुआ। तो जब डैम्स में 35% कम पानी आया तो जो बिजली बनानी थी हाइड्रो यानी पानी से बिजली बनानी थी उसमें कमी आ गई। तो जो हमारी कैपेसिटी भी थी उससे भी कम बिजली बनी। लेकिन जो बिजली इस बारी जो डिमांड आई है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड इस बारी आई है।